प्रिया मैम, अभी ना आज इनकी अटेंडेंस मत लेना, अभी कोई फायदा नहीं होगा। आज ना इन्होंने होमवर्क नहीं किया हुआ तो मैंने बाकियों को निकाल दिया है क्लास से। मैं आपको बता दूंगा कौन कौन है, बाद में उनके घर होमवर्क करना है ये बता के कि इन्होंने होमवर्क नहीं किया। आप ये नोट कर लो, बेसिकली जो जो मीटिंग में आप उनको नोट कर लो बस।
हाँ जी बच्चों, मुझे लग रहा है मुझे स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी तुम्हारे साथ। आप ज़्यादा लाइटली लेने लग गए हो मुझे। तो इस क्लास में तो मैंने फिर भी जिन्होंने थोड़ा बहुत भी काम किया हुआ है मैंने एडमिट कर दिया। बट ये मतलब लास्ट वार्निंग समझो। इसके बाद अगर मैंने कभी भी ऐसे रैंडमली चेक कर लिया और पकड़ लिया, मैं आपको एक हफ्ते तक क्लास नहीं लगाने दूंगा। एंड बच्चों आगे के लिए अगेन आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप फेयर में करो पूरा, बट एटलीस्ट इतना करो कि मतलब जब आप दोबारा देखो आपको तो समझ आ जाए। ठीक है, मतलब मेरे को बस इतना चाहिए कि आपने, एक सेकंड मैं बताता हूँ। तो एवरीवन शुड फॉलो दिस कि आप मतलब एक तो सबसे पहले रजिस्टर यूज करो। ठीक है, बिकॉज लूज पेजेस पे करोगे तो आपका एनीवेज वो तो गुम ही होते जाएंगे। तो सिंपल रजिस्टर या कोई पेजेस डिवाइड इनटू टू और ऐसे नंबरिंग करके वहां लिखते जाओ। एटलीस्ट एक्सरसाइज 3। मैं दूसरे मान सकता हूँ, आप कहोगे कि कई बार बहुत इजी होते हैं भी, उसमें कुछ खास लिखने वाला नहीं होता। बट एटलीस्ट एक्सरसाइज 3 ऐसे करो, मतलब जैसे भी लिखना है। मैं कोई ये नहीं कह रहा फेयर वर्क करो। आपको लगता है ओरली होता है कुछ मत लिखो, बट एटलीस्ट ये फॉर्मेट तो रखो। तो ये आपको भी इजी होगा एंड जब मैं आगे से ऐसे चेक किया करूंगा तो मेरे लिए भी इजी होगा। ओके, मैं नेक्स्ट क्लास तक का टाइम दे रहा हूँ सबको, इसको कंप्लीट कर लेना पूरा। नहीं हर्ष, इतना मत अलग अलग मत बनाओ कॉपीज, कंफ्यूज हो जाओगे। अ, एक ही रजिस्टर में करो, फिर जो डाउट आता है उसको वहां पे लिख लो या अगले पेज पे लिख लो। अब डाउट्स के लिए पूरी एक अलग कॉपी मत बनाओ, मतलब ऐसे तो आपकी कॉपी भी बहुत सारी बन जाएंगी। ओके, तो अगला हम जो बच्चों टॉपिक करेंगे, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम। सो
तो बच्चों हम ये मानते हैं कि लेट्स इमेजिन देयर इज अ पार्टिकल under the action of some conservative force. ठीक है, मतलब सिर्फ वो कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है और कुछ नहीं लग रहा। देयर आर नो अदर फोर्सेस। जो भी फोर्स है, चाहे एक चाहे दो, वो है कंजर्वेटिव। ठीक है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि किस केस में वो जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में होगा। आदित्य जैन, आपको भी लास्ट वार्निंग है। मैंने आपको इसलिए किया है एंटर क्योंकि मोस्टली आपका काम कंप्लीट होता है। तो हम बच्चों देखना चाहते हैं कि वो पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है और कैसे लग रही है। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। तो ऑब्वियसली हमने पहले ये किया हुआ है, हमने फोर्स से तो पोटेंशियल एनर्जी निकाली है बहुत बार। हम उल्टा देखना चाह रहे हैं कि अगर हमें एनर्जी दी हुई हो, हम उससे फोर्स कैसे निकालेंगे। तो एनर्जी से फोर्स निकालने का बच्चों जो एग्जैक्ट मेथड है वेक्टर फॉर्म में, वो इस तरीके से है कि बेसिकली है तो डिफरेंशिएशन ही, बट ये थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म में है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप ठीक है, आप देख सकते हो कि है तो डिफरेंशिएशन ही, बस ये वेक्टर फॉर्म में है। अब ये क्या है, मतलब ये जो मैंने ये सिंबल बनाया है नया, इसका मतलब होता है बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन हाँ केमिस्ट्री में आया होगा श्रोडिंगर में, ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होती है, दिस इज नथिंग बट नॉर्मल डिफरेंशिएशन। बस इसकी कंडीशन ये है कि आप जो बाकी वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट मानोगे।
ठीक है। सिमिलरली डेल यू बाय डेल वाई में, उसमें डी यू बाई डी वाई निकाल लेंगे हम। उस केस में हम एक्स और जेड को कॉन्स्टेंट्स मान लेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल यू आर गिवन u एज एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई। तो निकाल के देखो फोर्स क्या बनेगी वेक्टर फॉर्म में। हाँ जी बच्चों देखो, ये देखो समझ आया कैसे किया। राइट, नॉर्मल डिफरेंशिएशन ही है, बस वो बाकी टर्म्स को कांस्टेंट्स मानते जाना। ओके।
अब बच्चों बात करेंगे हम पर्टिकुलरली एक वन डायमेंशनल फोर्स की। ठीक है, सो व्हेन आई से वन डायमेंशनल फोर्स, उसका मतलब है कि मतलब वो फोर्स जो है या जो एनर्जी है वो सिर्फ इसको, वैसे तो हम कंजर्वेटिव की बात कर रहे हैं बट और क्लियरली लिख लेते हैं। मतलब वो जो फोर्स है वो सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रही हो, एक्स वाई जेड आर कुछ भी हो, एक वेरिएबल होना चाहिए। मतलब यू जो है वो सिर्फ एक वेरिएबल पे वेरी कर रहा हो, मान लो मैंने उसको आर मान लिया। तो अब हम पर्टिकुलरली बात करेंगे इक्विलिब्रियम के लिए। इक्विलिब्रियम की बच्चों क्या कंडीशन होगी कि वो जो फोर्स है वो जीरो होनी चाहिए, है ना? और वो फोर्स थी क्या? माइनस डेल यू बाय डेल आर। राइट। तो तो मान लो हमें यू दिया हुआ है और हमें बताना है कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कहाँ पे है। तो हम कैसे बताएंगे? हम डेल यू बाय डेल आर को जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, विच ऑल्सो इंप्लाइज डेल यू बाय डेल आर क्या होता है? स्लोप। की स्लोप ऑफ यू वर्सेस आर ग्राफ इज जीरो। अब बच्चों क्या होता है कि जो इक्विलिब्रियम होता है, अभी तक तो हमने इक्विलिब्रियम को सिर्फ इतना समझा कि भाई फोर्स जीरो कर दो। ठीक है, बट जो इक्विलिब्रियम होता है वो इटसेल्फ तीन टाइप्स का होता है। ठीक है, तो अगर देखो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ये बच्चों स्लोप कैसे आया? सिंपल डी यू बाई डी आर क्या होता है? अच्छा, यहाँ तो मैं डेल लगाने की भी जरूरत नहीं है, मैं सीधा डी लगा सकता हूँ बिकॉज ये तो सिंगल वेरिएबल ही है। डेल तो तब लगाना था अगर मल्टीपल वेरिएबल्स थे। नहीं, मल्टी वेरिएबल नहीं है अपने सिलेबस में। तो इक्विलिब्रियम बच्चों इटसेल्फ तीन टाइप्स का होता है। इसको आप सोच सकते हो विद, जैसे आप इमेजिन करो कि भाई आपके रूम में चेयर पड़ी है, राइट? तो क्या वो चेयर इक्विलिब्रियम में है?
है ना। और एक दूसरी सिचुएशन लो, जैसे मान लो आपने अपनी फिंगर के ऊपर पेन को बैलेंस कर लिया, जैसे ऑलमोस्ट सेंटर से सपोर्ट देके आपने पेन को बैलेंस कर दिया। यस, हम अर्थ की रोटेशन को निग्लेक्ट कर रहे हैं, लाइक ऑलवेज। तो आपने अब पेन को बैलेंस कर लिया, तो वो भी जब आपने धीरे धीरे बैलेंस बनाया तो वो भी इक्विलिब्रियम तो बन गया। अब फर्क क्या है बच्चों? क्या इन दोनों इक्विलिब्रियम्स में कोई फर्क लग रहा है फिजिकली सोच के? मैथमेटिकली मत सोचो, फिजिकली सोच के बताओ, पेन वाले इक्विलिब्रियम में और चेयर वाले इक्विलिब्रियम में कोई फर्क लगता है? एक तो पेन वाले को इक्विलिब्रियम में लेके आने में मुश्किल हुई, और उसको थोड़ा और सोचो, पेन तो एकदम गिर जाता है ना, हल्का सा भी हिलेगा तो पेन गिर जाएगा, राइट। जबकि चेयर जो है वो ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको थोड़ा सा हिलाओगे भी या करोगे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको, राइट, वो वहीं पे ही रहेगी। पेन जैसे ही हल्का सा भी हिला वो आपकी फिंगर से गिर जाएगा, राइट। तो इसके बेसिस पे हम इक्विलिब्रियम को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो बच्चों पहली कैटेगरी है, इसको हम कहते हैं एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। वंस अगेन बच्चों ये कंफ्यूजन मत करना, हैं इक्विलिब्रियम्स ही सारे, बस उनकी फर्दर टाइप्स हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का बच्चों क्या एग्जांपल हो सकता है? पहले एग्जांपल समझते हैं, फिर हम इसकी फर्दर थ्योरी लिखते हैं। कि इमेजिन करो ये ऐसे कुछ खाई कह लो या कोई बाउल कह लो, कुछ ऐसा है, एंड बिल्कुल इसके नीचे एक कोई बॉल पड़ी है, ठीक है। तो क्या राइट नाउ ये बॉल इक्विलिब्रियम में है? यस, ठीक है। बट इस इक्विलिब्रियम की बच्चों खासियत क्या है कि अगर आप इस बॉल को थोड़ा सा हिला भी दोगे, मान लो आपने मैन्युअली इस बॉल को थोड़ा सा राइट को शिफ्ट किया, तो क्या होगा? वो वापस आ जाएगी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, राइट। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की खासियत होती है कि भाई अगर एक बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, उस पोजीशन से थोड़ा सा हिलाओगे भी तो वो उस पे वापस आने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन लिख लो, इवन अ बॉडी इज disturbed from its equilibrium position, it, tries to
रिटर्न बैक। तो ये डिपेंड करता है एक्चुअली कि उस बॉडी के ऊपर, मतलब हम शुरू से ये मान रहे हैं ना कि कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है सिर्फ, तो ये एक्चुअली इस पे डिपेंड करता है कि उस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो किस तरीके की लग रही है। बॉडी के ऊपर नहीं डिपेंड करता, जो फोर्स लग रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे कोई बच्चों और एग्जांपल दो। हाँ, स्टेबल का मुझे कोई और एग्जांपल दो। पेंडुलम, है ना? पेंडुलम में आप उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करो, वो वापस आता है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, मान लो एक ब्लॉक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है और इक्विलिब्रियम में है। अगर आप ब्लॉक को थोड़ा खींचोगे तो वो वापस उसी पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा, इक्विलिब्रियम पे, राइट? शिप इन वाटर, हाँ वो भी स्टेबल इक्विलिब्रियम का ही केस है कि भाई मान लो कोई हवा चले या कोई वेव आए तो शिप थोड़ी बहुत अगर हिले भी तो शिप वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाए। क्या? आदित्य आप ये पूछ रहे हो कि ऐसा क्या हो जाता है कि बॉडी वापस आ जाती है? शिप वाला, शिप वाले में मतलब एक्चुअली फोर्सेस से ज्यादा टॉर्क का रोल होता है, तो वो अभी समझना थोड़ा सा मुश्किल है। बट हम हाँ फिजिकली सोच सकते हैं, लॉजिकली सोच सकते हैं कि हाँ भाई शिप फाइनली तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही वापस आती है ना? अगर थोड़ा बहुत उसको झटका लगता भी है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि शिप के अंदर कोई बंदा जंप मारे जोर से तो वो शिप पलट जाएगी। तो जो पेन वाला केस था, जब हमने पेन को अपनी फिंगर के ऊपर बैलेंस किया था, ये बताओ वो स्टेबल का केस बनता है कि नहीं बनता? नहीं बनता ना, कि क्योंकि पेन को तो थोड़ा सा आप डिस्टर्ब करोगे वो नीचे गिर जाएगा। तो क्या बनता है हमें नहीं पता, बट स्टेबल इक्विलिब्रियम तो नहीं है, ये पक्का है। और चेयर वाला भी अभी मैंने आपको नहीं बताया कि क्या है, ठीक है? चलो ये बताओ, क्या चेयर वाला स्टेबल वाला केस बना? रूम में चेयर पड़ी है, क्या वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है? नहीं। स्टेबल की कंडीशन क्या है कि आपने उसको हिलाया तो वो वापस आए अपनी पोजीशन पे। चेयर वापस तो नहीं आती ना, चेयर के केस में तो आप उसको हिलाओगे तो वो वहीं पे रह जाएगी। ओके, ये बच्चों एक मिनट, स्क्रीन मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ। तब तक आप अगले कॉलम में लिखो हेडिंग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
तो बच्चों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है वो पेन वाला केस जिसको आपने अपने फिंगर के ऊपर बैलेंस किया हुआ था। तो उस केस में क्या होता है कि जब आप बॉडी को थोड़ा सा भी अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब करते हो तो वो वापस नहीं आती, रादर वो गिर जाती है, वो कहीं और ही चली जाती है। ठीक है, तो वंस अगेन स्टेबल में क्या हो रहा था कि जब आपने बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन से छेड़ा तो वो वापस आ रही थी। अनस्टेबल में क्या होता है कि जब आपने उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से छेड़ा तो वो कहीं और ही चली जाती है। ठीक है जी। तो तो उस केस में बच्चों आप क्या करोगे, आप फिगर बनाओ। जैसे ये तो मैंने ऐसा बनाया ना एज इफ कोई मतलब कटोरी सी और उसके नीचे बॉल पड़ी है। आप इसका उल्टा फिगर बना दो कि एक पहाड़ बना दो, क्लिफ, और उसकी टॉप पे बॉल रख दो। ठीक है, इमेजिन करो कि आपने कोई मतलब कटोरी एग्जैक्ट एग्जांपल ठीक नहीं होगा बिकॉज उसकी तो ऊपर वाली सरफेस फ्लैट होती है थोड़ी सी। मतलब हमें फ्लैट नहीं लेनी, हमें ये मानना है कि बिल्कुल बस एक छोटा सा ही पॉइंट है। हाँ, पैराबोला कह लो या कोई कॉन्वेक्स बोल कह लो। मतलब जो पहले वाला फिगर है उसको उल्टा करके बना दो, वो जो कर्व है उसको उल्टा करके बना दो और बॉल को उसके ऊपर रख दो। समझ गए ना सब? ओके, तो इस इक्विलिब्रियम की बच्चों क्या खासियत हुई, इसकी आप क्या डेफिनेशन लिखोगे? कि जिस केस में आपने उसको डिस्टर्ब किया उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से तो वो उस पे वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो बेसिकली इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन तो बच्चों हमेशा यही है कि फोर्स बैलेंस्ड रहे। लेकिन ये जो स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है वो फोर्स पे बेस्ड नहीं है, वो इस पे बेस्ड है कि आपने जब बॉडी को अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब किया तो क्या होगा। तो इसमें लिख लो कि when a body is disturbed from its equilibrium position,
It does not return back. ठीक है जी। तो बताओ जो चेयर वाला केस है वो कौन सा हुआ, स्टेबल वाला या अनस्टेबल वाला? अच्छा नहीं, फिर आप शायद थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। इसमें हमें आगे भी लिखना होगा, इट डज नॉट रिटर्न बैक एंड गोज समवेयर एल्स। मतलब ऐसा नहीं कि आपने छेड़ा तो वही रह गया, वो कहीं और ही चली जाती है। जैसे आप देख सकते हो ना, ये जो आपने फिगर बनाया है, ये तो नहीं है ना कि आप इसको थोड़ा सा हिलाओगे तो वो वही रह जाएगा, वो तो कहीं आगे ही चली जाएगी बॉल। तो ये मतलब हमने कौन सी पोजीशन से इसको किया डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम पोजीशन से। ओके। अब बच्चों, जो तीसरा केस होता है, तो आप बताओ वो चेयर किस पे हुई, स्टेबल या अनस्टेबल? वो इनमें से कोई भी केस नहीं हुआ। अब तीसरा जो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम होता है उसको हम कहते हैं एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में बच्चों कैसा केस होगा? लाइक दिस, कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉल पड़ी है। तो जब एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉल पड़ी होगी, तो अगर आप उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब भी करोगे तो क्या होगा, वो वहीं पे रह जाएगी। तो इसमें लिख लो कि when a body is disturbed from its equilibrium position,
इसको मतलब ऐसे मत सोचो बच्चों कि हमने धक्का मार दिया तो फिर तो वो जाती रहेगी। आप ऐसे सोचो कि उठा के आपने नई पोजीशन पे रख दिया, तो क्या होगा? ठीक है। तो सबको डेफिनेशन समझ आ गई तीनों केसेस की? ओके। तो मैथमेटिकली अब इसका बच्चों क्या कंडीशन होती है? तो इसको बच्चों हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी समझते हैं। जब बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। जब बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है। तो इसको आगे और मैथमेटिकली भी समझ आ जाएगा। फिजिकली आप ऐसे सोच सकते हो कि हर बॉडी लोएस्ट एनर्जी में जाने की कोशिश करती है अपनी, है ना? हर बॉडी चाहती है कि उसकी एनर्जी मिनिमाइज हो। तो यस, तो जो आई वाज सेइंग कि जब बॉडी को हम फर्स्ट केस में थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो वो वापस वहीं आना चाहती है ताकि उसकी जो एनर्जी है वो मतलब कि वो वापस अपनी कम एनर्जी वाली पोजीशन पे आ जाए। सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है कि अभी बॉडी जहां पे है वहां पे उसकी एनर्जी मैक्सिमम है, राइट? तो इसलिए जब हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तो वो ऐसी जगह पे जाने की कोशिश करती है जहां पे उसकी एनर्जी कम हो जाए। थर्ड केस में उसकी जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है, तो इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आपने उसको डिस्टर्ब भी किया तो वो जो नई पोजीशन है वो वहां पे भी रहती है क्योंकि उसको कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। ऐसा तो हुआ नहीं कि उसकी एनर्जी को अपने कुछ कम ज्यादा की है। इसी बात को आप फिजिकली भी समझ मतलब मैथमेटिकली भी समझ सकते हो। तो मैथमेटिकली अगर समझना हो तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने ये कहा है कि u का डेरिवेटिव 0 है। नाउ व्हेन इज du by dr 0? बच्चों अगर आपने इन बिटवीन अभी कुछ लिखा था तो एक बार दोबारा लिख देना चैट में। हम्म।
तो आप देखो व्हेन इज डी यू बाई डी आर जीरो, मैथमेटिकली डी यू बाई डी आर कब जीरो हो सकता है? जब यू या तो मैक्सिमम हो, या फिर जब यू मिनिमम हो, या फिर यू कांस्टेंट हो, इजंट इट? तो ये उसके तीनों केसेस बन गए। तो तो अब बच्चों इसका मतलब फिर इसको आप बच्चों मैथ्स वाले मैक्सिमा मिनिमा से भी कंपेयर कर सकते हो ना। तो अब बताओ कि कोई भी क्वांटिटी मैक्सिमम या फिर मिनिमम कब होती है? बताओ बच्चों। तो एक तो हम कहेंगे डी यू बाई डी आर जीरो, और दूसरा याद करो मैंने आपको कहा था ना कि जब डेरिवेटिव जीरो हो तो क्वांटिटी मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है। पर्टिकुलरली आपको ये कैसे पता चलता है कि वो मिनिमम ही है? डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो। बताओ हमने पहले ऐसा कुछ कहाँ किया था? लास्ट ईयर तो किया ही था। लास्ट ईयर तो मैंने बताया ही था 10th में, 11th में भी बताया था एक जगह। ग्राफ में, है ना, याद करो। साइन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो कनकेव ऑफ ग्राफ, तो वो क्या था? डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव ही था ना। तो वही चीज है। तो बच्चों इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखना तो ध्यान से। मैं डी एफ बाई डी आर लेस देन जीरो लिख सकता था। भाई एफ क्या था? डी यू बाई डी आर। दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर दो। एफ क्या था? माइनस डी यू बाई डी आर, है ना। तो दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर दो, उससे यही कंडीशन बन जाएगी। ओके, सिमिलरली बच्चों बताओ, अब ये
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन बनेगी? उस केस में डी यू बाई डी आर तो जीरो ही होना है भाई, चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो जीरो ही होता है। बट जो सेकंड डेरिवेटिव है, बोल रहे हैं आई कैन सी कि मेरा स्क्रीन थोड़ा सा लेट अपडेट हो रहा है, बट आई थिंक चल जाएगा काम ना। और बच्चों थर्ड केस में क्या हो जाएगा? तो थर्ड केस में दोनों डेरिवेटिव्स जीरो हो जाएंगे। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से इस बात को समझना है, अगर आपको किसी केस में सिर्फ इक्विलिब्रियम पता करना हो तो उसके लिए एक कंडीशन सफिशिएंट है कि भाई फोर्स जीरो या फिर डी यू बाई डी आर को आपने जीरो कर दिया। लेकिन अगर आपको उसके फर्दर ये भी पता करना है कि वो इक्विलिब्रियम किस टाइप का है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम मतलब फर्स्ट कंडीशन, अगर उसके अलावा आपको ये पता करना है कि वो कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल अनस्टेबल या न्यूट्रल, तो उसके लिए आपको उसकी सेकंड डेरिवेटिव की, u के सेकंड डेरिवेटिव की कंडीशन निकालनी पड़ेगी। तो कनकेव अप वाला जो केस बन रहा है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव वाला, वो केस है स्टेबल वाला। कनकेव डाउन वाला हो गया अनस्टेबल वाला, और तीसरा हो गया न्यूट्रल वाला। तो इस केस में जो अच्छी बात एक ये है कि मान लो हम u वर्सेस r ग्राफ बनाए, वो कैसा बनेगा बच्चों? वो कनकेव आपकी बनेगा, सुनो। सिमिलरली सेकंड केस में
जब आप यू वर्सेस आर ग्राफ बनाओगे वो कैसा बनेगा? ऐसे है ना? तो जो मैं ब्लू पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ वो डिनोट कर रहे हैं रिस्पेक्टिव इक्विलिब्रियम्स को। और थर्ड केस में कैसा बनेगा? सिर्फ स्ट्रेट लाइन कहना सही होगा या कुछ और भी कहें? मतलब मैं डायगोनल स्ट्रेट लाइन बना दूं? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, राइट? तो इंटरेस्टिंगली जो u वर्सेस r के ग्राफ्स हैं और जो हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल लिए थे वो बिल्कुल एक जैसे हैं देखने में, isn't it? तो इतनी चीज ही याद रख लो, कभी भूलोगे ही नहीं इसमें कि क्या हो रहा है। सबको क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? कोई भी डाउट है प्लीज आस्क। ये वाला टॉपिक बच्चों आईआईटीज और ओलंपियाड्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीट में मतलब बाई चांस आज तक कभी इक्विलिब्रियम के बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं आया। मतलब इक्विलिब्रियम तो आम आ जाता है, ये बताना कि स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल ऐसा कुछ नहीं आया कभी भी। ओके, तो बच्चों एक दो एग्जांपल्स करते हैं। मैथमेटिकली तो चलो ठीक है, आप सीधा लगाई दोगे कंडीशंस। पहले बच्चों हम सिंपल सीधा डेफिनेशन बेस्ड एग्जांपल करते हैं। तो बच्चों ऑल्दो हमने ऑब्वियसली अभी चैप्टर पढ़ा नहीं है इलेक्ट्रोस्टैट्स, बट इतना का आप अपनी प्रीवियस नॉलेज से बता सकते हो। मान लो ये दो चार्जेस हैं स्मॉल क्यू, मैंने इसके सेंटर पे इनके सेंटर पे मैंने रख दिया एक चार्ज कैपिटल क्यू। तो बताओ कि क्या कैपिटल क्यू जो है वो इक्विलिब्रियम में है, एंड अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम है? नो मैथ्स, ओनली मतलब फिजिकली कंसेप्चुअली सोच के बताओ।
अच्छा बच्चों, आप एक्स और वाई डायरेक्शंस के लिए ना सेपरेटली बताओगे मुझे? हाँ, लेफ्ट और राइट वाले चार्जेस फिक्स हैं, स्मॉल क्यू फिक्स चार्जेस हैं। आप कैपिटल क्यू को मूव कर रहे हो, इक्वी डिस्टेंट है, कैपिटल क्यू सेंटर पे है। एक्स वाई दोनों में बताओ। ध्यान से करो। उसके बाद रिपीट दिस क्वेश्चन। इसको नेगेटिव लेके, बीच वाले चार्ज को। बच्चों, मेरा लेटेस्ट प्रोजेक्ट प्रोग्रामिंग वाला ये चल रहा है कि जैसे बड़ी बार होता नहीं कि क्लास हो जाती है, उसके बाद आप लोग कहते रहते हो वीडियो भेज दो, वीडियो भेज दो, और उसमें कई बार लेट हो जाता है। तो आई एम ट्राइंग कि वो सीधा ही अपने आप जैसे ही क्लास खत्म हो, मतलब ये जो रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाए। तो आपको मतलब सीधा बस वो यूट्यूब पे ही देखना है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हो गया है, मतलब 95% तो हो गया है, बस वो अभी ना, मतलब वो यूट्यूब पे नाम नहीं ठीक लिखा रहा, अजीब सा नाम लिखा जाता है कुछ। तो फिर आपको बार बार रिमाइंड नहीं कराना पड़ा करेगा। नहीं, इसमें पाइथन नहीं, इसमें कुछ और यूज हुआ था। हाँ जी बच्चों, फर्स्ट केस में क्या है, देखो करना कैसे है आपने, आप तो फिगर बनाओ, है ना, उससे देखो कि थोड़ा सा डिस्प्लेस करके फिगर बनाओ और देखो कि क्या हो रहा है। देखो सबका आ गया आंसर।
बिल्कुल सिंपल सही है राइट, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या है। इसमें बच्चों कोई भी डाउट? ओके, कैसे करना है? जैसे आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करके बनाओ। मान लो मैंने इसको थोड़ा सा राइट की तरफ डिस्प्लेस किया, एक्स डायरेक्शन वाले केस के लिए। तो इस केस में क्या होगा, मतलब आई एम अज्यूमिंग आपको ये पता है कि फोर्स जो है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है। तो जो राइट साइड वाला चार्ज है वो ज़्यादा रिपेल करेगा, जो लेफ्ट साइड वाला चार्ज है वो कम रिपेल करेगा क्योंकि उससे तो दूर हो गया। तो चार्ज पार्टिकल पे जो नेट फोर्स है वो टुवर्ड्स लेफ्ट आ गई, मतलब उसको वो वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, हुआ क्लियर? ऐसे ही जब आप इसको वाई एक्सिस में मूव करोगे तो क्या होगा, अब देखो कि दोनों चार्जेस के कारण जो फोर्सेस आ रही हैं वो इस तरीके से आ रही है। तो नेट फोर्स जो है वो ऊपर को आ जाएगी, मतलब अब जो फोर्स है वो तो उसको और दूर लेके जा रही है ना? तो इसलिए वो अनस्टेबल हो गया। जब हम चार्ज को नेगेटिव करेंगे तो फोर्सेस ऑपोजिट हो जाएंगे, राइट? ओके, फटाफट एक एग्जांपल और। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ है, इसके ऊपर मैंने 3 पॉइंट्स लेबल किए हुए हैं। बताओ कौन सा पॉइंट स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, कौन सा न्यूट्रल है? ध्यान से करना, जल्दी नहीं है कुछ। आराम से करो भाई, अभी तक जो आंसर आए हैं मेरे पास वो गलत है।
अभी तक मेरे पास एक आंसर ठीक आया। वरुण, गुड। आशीष, गुड। ठीक है। हाँ जी। भाई सबसे पहली बात तो ये देखना था कि ये एफ वर्सेस आर ग्राफ है ना? दिस इज नॉट यू वर्सेस आर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट कंडीशन तो यही होती है कि एफ जीरो होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि बी तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट ही नहीं है। आप सबने पता नहीं कैसे बी को कुछ ना कुछ डिनोट किया हुआ है। बी पे तो बच्चों फोर्स नॉन जीरो है ना? तो बी तो इक्विलिब्रियम ही नहीं है। तो अब देखो, ए पॉइंट पे क्या है? फोर्स जीरो और उसकी स्लोप क्या है? नेगेटिव। डी एफ बाई डी आर लेस देन जीरो। तो ऊपर चेक करो, स्लोप जीरो मतलब एफ जीरो और डी एफ बाई डी आर लेस देन जीरो। तो ए पॉइंट कौन सा हुआ? स्टेबल। एंड सिमिलरली सी पॉइंट क्या हुआ? अनस्टेबल। तो ये आंसर बनेगा इसका। ठीक है जी, समझ गए? राइट। ये जान के मैंने एफ की टर्म्स में दिया था ग्राफ।
चलो ठीक है बच्चों, ओके देन। आपने बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम और जो उससे पहले वाला पार्ट था पोटेंशियल एनर्जी, उसके बीच में था कुछ, वो सारा कंप्लीट कर लेना आपने, ठीक है। मतलब जो पावर से पहले वाले टॉपिक्स हैं वो कर लेने आपने, 0, 1 एंड 3 है में, तो ये बिफोर नेक्स्ट क्लास अपने करके रखना। चलो ओके, बाय।